यस दूरत्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत ही बढ़िया। और सर आपको जान के खुशी होगी कि हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी सब पढ़ लिया। जो भी आपने पढ़ा था सब पढ़ लिया। अब आप बताओ आगे क्या पढ़ाओगे। अब होल्डिंग सब्सिडरी हमने पढ़ी ली थी, तो आज एसोसिएट कंपनी की बात करेंगे। एसोसिएट कंपनी शुरू करते हैं आज। सर ठीक है। नाउ एज वी स्टार्ट, एसोसिएट कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 of the Companies Act 2013, associate company in relation to another company means। अब ये देखो, means भी है, includes भी है। अभी तक क्या पढ़ा था? सब्सिडरी कंपनी में हमने पढ़ा था means, बॉडी कॉर्पोरेट में हमने पढ़ा था includes। यहाँ पे दोनों है, मतलब एसोसिएट कंपनी means और एसोसिएट कंपनी includes। सर ठीक है, means में क्या है? अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, मतलब जैसे ए है एंड बी है, तो बी इज अदर कंपनी। तो अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी मतलब बी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। मतलब इस बी का इस ए पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर ये इसकी सब्सिडरी नहीं है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब अभी हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के। सर ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, इसमें बाद में आते हैं। ठीक है सर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो अदर कंपनी है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है। सर ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ कंपनी जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है। जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है वो भी एक कंपनी है। सर मतलब अगर कल को मिस्टर ए है और मिस्टर ए मेरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है, उसे एसोसिएट नहीं माना जाएगा, वो एसोसिएट नहीं होगा। क्योंकि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब जो इन्फ्लुएंस है वो सिग्निफिकेंट कंपनी का है, वो कंपनी का इन्फ्लुएंस है। सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, मतलब मिनिमम 20%। अगर बी लिमिटेड 20% मिनिमम होल्ड कर रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानेंगे और उसको एसोसिएट कंपनी मानेंगे। सर अगर वो 40% होल्ड कर रहा है तब भी एसोसिएट कंपनी है, 50% होल्ड कर रही है तब भी वो एसोसिएट कंपनी है, 70% होल्ड कर रही है तब भी वो एसोसिएट कंपनी है। क्योंकि यहाँ तो मिनिमम 20 है ना, मैक्सिमम का क्राइटेरिया तो है नहीं। अरे सर एक जगह चूक गया, यहाँ पे लिखा था कि वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 मोर देन 50% सब्सिडरी बन जाती थी। तो 20% से लेकर अगर 50% तक है, इस ब्रैकेट में अगर वो है तो उसे एसोसिएट माना जाएगा। सर ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, मिनिमम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब यहाँ पे शेयर्स नहीं है, यहाँ पे वोटिंग पावर है। सर मतलब अभी एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का। तो जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट होगा, मतलब मेरे पास एक शेयर है पर मेरे पास दो वोटिंग राइट है, तो अगर मैंने मिनिमम 10% शेयर्स भी होल्ड कर रखे हैं तब भी मेरे पास वोटिंग पावर 20% की आ जाएगी, तो भी मैं एसोसिएट कंपनी बन जाऊँगा। याद रखना इस बात को। सर ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड सी लिमिटेड में होल्ड करी थी 20% की वोटिंग पावर। ठीक है सर। और 20% के शेयर्स थे। बिल्कुल ठीक है। ए लिमिटेड ने क्या करा, बी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और बी लिमिटेड को कहा कि सुनो, ये 20% शेयर्स तो हमारे पास रहेंगे,
पर इसके साथ जो वोटिंग राइट अटैच थे वो वोटिंग राइट हम आपको दे देते हैं। अब क्या सिनेरियो है, 20% शेयर्स हैं ए के पास, लेकिन 20% वोटिंग राइट्स हैं बी के पास। तो सी किसकी एसोसिएट हुई? सी हुई बी लिमिटेड की एसोसिएट। ठीक है सर, ठीक है। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसपे किसी और का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब जो मिनिमम 20% होल्ड कर रहा है, 20% ऑफ द वोटिंग पावर। अब 20% ऑफ द वोटिंग पावर बी एक्सरसाइज कर रहा है, तो मतलब बी का इन्फ्लुएंस है सी पे, तो सी इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ बी। सर ठीक है। सर क्या बी भी सी की एसोसिएट मानी जाएगी? नहीं, बी क्यों मानी जाएगी? क्या सी का इन्फ्लुएंस है बी पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो फिर जिस अदर कंपनी का इन्फ्लुएंस है हमारी कंपनी पे, हमारी कंपनी उसकी एसोसिएट मानी जाएगी। सर ठीक है, डन। और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब अगर किसी एग्रीमेंट के तहत उस कंपनी के पास कंट्रोल आ जाता है या पार्टिसिपेशन आ जाती है बिजनेस डिसीजंस की, तो उस कंपनी को भी एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। मतलब हुआ क्या, एबीसी लिमिटेड था, एबी लिमिटेड, और यहाँ था सीडी लिमिटेड। तो सीडी लिमिटेड ने क्या करा, सीडी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के तहत एबी को अपने मैनेजमेंट राइट्स दे दिए कि अब से हमारे बिजनेस डिसीजंस आप हैंडल करोगे। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ जिसमें एबी के पास कंट्रोल आ गया उनके बिजनेस डिसीजंस का, या पार्टिसिपेशन आ गया उनके बिजनेस डिसीजंस का, तो इस कंपनी में माना जाएगा कि सी लिमिटेड नाउ इज अ एसोसिएट ऑफ एबी लिमिटेड। सर ठीक है, सर ठीक है, सर ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। एसोसिएट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसमें दैट अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब बी कंपनी मिनिमम 20% होल्ड करती है ए लिमिटेड में, तो मेरी ए लिमिटेड को माना जाएगा माई ए लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ अ बी लिमिटेड। सर ठीक है। उसके बाद एट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है? द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर means a joint agreement whereby the parties that have joint control in the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। मतलब A लिमिटेड, B लिमिटेड, इन्होंने एक C लिमिटेड बनाई, ठीक है। बी लिमिटेड होल्ड्स 85% ऑफ सी लिमिटेड और ए लिमिटेड होल्ड्स 15% ऑफ सी लिमिटेड। अब इनका रिलेशनशिप क्या होगा? सर बी 85% होल्ड कर रहा है, तो मतलब बी होल्डिंग है, सी सब्सिडरी है, और ए सी, सर ए सी तो फिर कुछ नहीं हुआ ना। मैं आपको एक बात बताऊं, सी लिमिटेड इसकी भी एसोसिएट है और सी लिमिटेड इसकी भी एसोसिएट है। जॉइंट वेंचर में देखेंगे ही नहीं, वन सेकेंड, जॉइंट वेंचर में देखेंगे ही नहीं कौन कितना होल्ड कर रहा है। एन एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, तो अगर जॉइंट वेंचर है तो मैं देखूंगा ही नहीं 15%, 85%, 20%, 1%, 99%। जॉइंट वेंचर है तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि सी लिमिटेड is an associate company of B limited and A limited। सर ठीक है। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है? मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, दैट्स अ कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, अंडर एन एग्रीमेंट मैंने मैनेजमेंट का कंट्रोल ले लिया, एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। Policy decisions need to be accessible by a person acting in individual or in concert, directly and indirectly, including virtue of shareholding or voting agreements। Same, अगर बिजनेस डिसीजन का कंट्रोल या मेरे पास है या पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ मैं उनके बिजनेस डिसीजन में, तो उसको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। विद दैट एसोसिएट कंपनी खत्म होती है। सर ठीक है, लास्ट बार
एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अदर कंपनी इज बी लिमिटेड, तो अगर बी लिमिटेड का मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मैं ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट माना जाऊंगा। सर ठीक है। इंक्लूड द जॉइंट वेंचर, अगर दो कंपनी ने मिलाकर जॉइंट वेंचर बनाई मेरी सी लिमिटेड, तो मेरी सी लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। सर ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है मिनिमम 20%, मैक्सिमम 50%। 50% से ज़्यादा हो गया तो फिर तो सब्सिडरी बन जाएगी। या फिर मेरे पास कंट्रोल है और पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ मैं उनके बिजनेस डिसीजन में, तब भी मेरे को एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। जॉइंट वेंचर, जब जॉइंट एग्रीमेंट में दो लोग आते हैं उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। कंट्रोल, मैं मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता हूँ, मैं उनके मैनेजमेंट का कंट्रोल कर सकता हूँ, या उनके पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी मेरा हाथ है। इन सबको एसोसिएट कंपनी माना जाता है। हाँ जी, अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी। ठीक है सर। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, अब यहाँ पे सिर्फ मीन्स है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। हाँ जी, तो स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है? नहीं सर, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब मैक्सिमम 50 लाख तक हो सकती है, और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकता है। सर मतलब स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख हो, या फिर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, जो कि प्रिस्क्राइब भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर तो एमसीए ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है? जी, एमसीए ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है तो आप एक स्मॉल कंपनी। तो आज की डेट में 50 लाख की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है सर। टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और सच हायर नंबर एज मे प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। सर तो क्या अभी एमसीए ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है? जी, एमसीए ने कहा है कि अगर टर्नओवर आपकी 100 करोड़ है तो आप एक स्मॉल कंपनी। तो 2 करोड़ की भी अब कोई वैल्यू नहीं है। सर वैल्यू नहीं मतलब देखो, जब क्या हुआ था, जब ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आई थी तो उन्होंने लिखा था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल मिनिमम 50 लाख हो, या फिर ऐसा कोई नंबर हो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रिस्क्राइब करे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रिस्क्राइब करेगी ना वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब किया, मिनिस्ट्री ने 10 करोड़ के नंबर को 2 करोड़ किया पहले, फिर 4 करोड़ किया। आज की डेट में मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि सुनो, ये जो प्रिस्क्राइब लिमिट है 10 करोड़ की है, और टर्नओवर के लिए कहा कि ये 100 करोड़ की है। तो ठीक है। तो सर स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी सर वो कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मैक्सिमम 10 करोड़ एंड टर्नओवर इज मैक्सिमम 100 करोड़। सर ठीक है। और बीच में लिखा है एंड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक्ट ने एमसीए के पास एक पावर दी थी। उन्होंने कहा था कि एमसीए प्रिस्क्राइब कर सकता है कोई भी लिमिट स्मॉल कंपनी के लिए, बट वो मैक्सिमम 10 करोड़ और मैक्सिमम 100 करोड़ नहीं होनी चाहिए। अब एमसीए ने उस लिमिट को अगर आप देखो तो पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। अगर अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कोई अमेंडमेंट लानी है, अब आपको एक्ट चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स में चेंज कर देती थी और अमाउंट प्रिस्क्राइब कर देती थी, पर अब तो पूरी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है ना। अब तो 10 करोड़ और 100 करोड़ ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर अब कोई चेंज होगा तो वो एक्ट में ही चेंज होगा। सर ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, a company registered under Section 8 company, a company or body corporate governed under Special Act। ये तीनों लोग, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे वो सब्सिडरी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो या स्पेशल एक्ट वाली कंपनी हो, इन चारों कंपनीज को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता। सर अगर ये प्राइवेट कंपनी है तब भी? हाँ, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तब भी इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता। सर ठीक है।
एक बात इंटरेस्टिंग और है यहाँ पे, ये एंड दिख रहा है आपको, ये एंड यहाँ पे और हुआ करता था पहले, मतलब पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, और होने से प्रॉब्लम क्या हो रही थी। अब सोचो, अगर यहाँ पे आज एंड की जगह और होता तो क्या प्रॉब्लम होती। पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 10 करोड़ और टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़। तो अब मैं क्या करता, मेरी टर्नओवर फॉर एग्जांपल 40,000 करोड़ है, इतनी ज़्यादा टर्नओवर, मैं क्या करता, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ाता ही ना। और अगर मैं अपनी पेड अप कैपिटल बढ़ाता ही ना तो मैं तो स्मॉल कंपनी कहलाता ना फिर भी, क्योंकि और लिखा है, मतलब या तो ये फुलफिल कर दो या ये फुलफिल कर दो। अब मैं पेड अप शेयर कैपिटल को 10 करोड़ से नीचे ही रखता तो मैं तो हमेशा स्मॉल कंपनी रहता ना, और मेरे को स्मॉल कंपनी के सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। इसीलिए लॉ मेकर ने यहाँ से और हटा के इसको एंड कर दिया है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। सर ठीक है, तो स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज़ एंड अ टर्नओवर ऑफ मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीज़। अगर आपने इन दोनों लिमिट से जंप किया या आपने किसी एक लिमिट को भी जंप कर दिया तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों लिमिट का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट में बनी है, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। याद रखना, पेपर में ऐसा सवाल आएगा जहाँ पे पूछेंगे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इज 2 करोड़ और टर्नओवर इज 10 करोड़, तो आप ये मत सोचना कि अरे दोनों लिमिट पूरी हो रही हैं, चलो 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 ये तो स्मॉल कंपनी है। अगर आपने उसको स्मॉल कंपनी लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होल्डिंग सब्सिडरी है। तो जहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी या स्पेशल एक्ट की कोई कंपनी दिख रही है, बेझिझक आंख बंद करके उसको कह देना कि ये स्मॉल कंपनी नहीं है। सर ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी खत्म हुई, स्मॉल कंपनी खत्म हुई। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 of the Companies Act 2013, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स और इंक्लूड्स, यहाँ पे भी दोनों है जी, मीन्स भी है इंक्लूड्स भी है। एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 51%। अब यहाँ पे 50% नहीं है, याद रखना। क्या कहते हैं, अगर मोर देन 50% होल्ड कर लिया तो होल्डिंग बन जाती है। यहाँ पे 51% कह रहा है, 51% चाहिए। ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट या स्टेट्स गवर्नमेंट। तो अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स 51% होल्ड करती है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ 51% है, आधे से ज़्यादा बच्चे तो यहीं गलती कर देंगे। इस लिमिट को 51% पढ़ना है, 50% नहीं कि अरे गवर्नमेंट कंपनी 50% होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी है। 50.25 होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं है गवर्नमेंट कंपनी। 51 या उससे ज़्यादा अगर होल्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। अब फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है,
ए लिमिटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 52% शेयर्स। अब इस ए लिमिटेड ने 50.1% होल्ड कर लिया बी लिमिटेड में। तो ये जो बी लिमिटेड है ये भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी सर, पर इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, और बी लिमिटेड में तो ए लिमिटेड ने होल्ड किया है। चलो ठीक है, मान लिया सर ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, पर गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए तो 51% चाहिए ना, और यहाँ पे 50.01 है, इसीलिए इंक्लूड्स है। इंक्लूड्स कहता है कि सुनो, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी हो तब भी आपकी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सर ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हैव बीन इशूड। अब ऊपर वाले में क्या लिखा है, ऊपर वाले क्लॉज में लिखा है कि 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, बट अगर ए लिमिटेड ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड कहता है हमारे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, एक शेयर्स पे 2 वोट मिलते हैं, तो अगर यहाँ ऐसा हुआ डिफरेंशियल वोटिंग राइट 1 शेयर इक्वल्स टू 2 वोट्स, तो फिर वोटिंग पावर देखेंगे। फिर अगर 26% होल्ड कर रखे हैं गवर्नमेंट कंपनी ने, तो 26 कितने हो गए, 26 + 26 हो गए 52% शेयर, वोटिंग शेयर हो गया। तो अगर 52% वोटिंग शेयर हो गया, इस केस में भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सर ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ने होल्ड कर रखा हो 51%, मिनिमम 51%, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सर ठीक है, और अगर हमारी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे होंगे तो 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जिसको पड़ रहे थे उसको 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पड़ेगा। सर ठीक है, तीनों कंपनी समझ में आ गई। सर अब बस क्या करते हैं, फटफट रिवाइज कर लेते हैं आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हमने एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में पढ़ा हमने, एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर बी का ए लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ए इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब सर मिनिमम 20%, मिनिमम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, शेयर्स नहीं है, टोटल वोटिंग पावर है। ठीक है सर, और अगर बिजनेस डिसीजंस में कंट्रोल या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी उसे एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। सर इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में किसकी भी कितनी % की भी होल्डिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जॉइंट वेंचर है तो वो एसोसिएट कंपनी है। वो ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 10 करोड़ की होती है और टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ का होता है, और इनके बीच में एंड लिखा हुआ है। तो अगर एक भी हमने जंप करी, मतलब 101 करोड़ की भी अगर टर्नओवर हुई या पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ की भी हुई, तो भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी नहीं होती, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, और कोई ऐसी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट के तहत गवर्न होती है वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। इसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है इसमें मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है सर। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं तो जो 51% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल है वो 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो जाता है। सर ठीक है। एक कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। सर ठीक है, पूरी रिवीजन खत्म हुई जी, पूरी रिवीजन खत्म हुई। और ये जो कंपनीज की सीरीज, टाइप ऑफ कंपनीज की सीरीज को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा, हमने पब्लिक कंपनी पढ़ा, होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा, एसोसिएट पढ़ा, स्मॉल कंपनी पढ़ा और गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा। जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी मैंने वो सारी पढ़ा दी है। इसके बाद हम देखते हैं हम क्या शुरू करेंगे। मे बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पार्ट बी शुरू करेंगे। तो बस आप उसके लिए रेडी रहना, जब तक ये सारी कंपनीज थॉरो रिवाइज कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो खुले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।